नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान श्री सुरेश चंद्र जोशी जी, जो कि इस समय निदेशक हैं उत्तराखंड के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों को जो परिभाषा निर्धारित की गई उसके बारे में थोड़ा सा संरचना के बारे में हमें बताइए। अल्पसंख्यक का मतलब है उत्तराखंड में या पूरे देश में जी। अल्पसंख्यकों में आते हैं मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी। जी। उत्तराखंड में वर्तमान में हमारे पास 4 कम्युनिटीज हैं। इसमें मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी हमारे उत्तराखंड में अभी कोई है नहीं जी। जो हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से। वर्तमान में उत्तराखंड में जो निवासरत हैं करीब 14 लाख के करीब मुस्लिम फैमिलीज हमारे उत्तराखंड में है और 23 लाख के आसपास सिख हैं और 37,000 के आसपास ईसाई हैं। जी। बौद्ध 14,000 के आसपास बौद्ध हैं और 10,000 के आसपास जैन फैमिलीज यहाँ उत्तराखंड में रहती हैं। तो उत्तराखंड में क्या पूरे देश का एक फॉर्मूला है, जब 5 कम्युनिटीज आपकी माइनॉरिटीज में है, ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज यही है। जी, जैसे आपने बताया कि जो जो कम्युनिटीज़ इस श्रेणी में आती हैं जी। तो सर, इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ कि इनकी योजनाओं के बारे में जैसे हम बात करते हैं इनके विकास के लिए, किस तरह की योजनाएं हमारी सरकारें इनकी ओर चलाती हैं। सर, योजनाओं के बारे में जैसे आपने प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप। जी जी जी। ये बेसिक माइनॉरिटीज के जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन माइनॉरिटी में मुस्लिम कम्युनिटी की है। जी। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो प्रधानमंत्री जी का एक ब्रह्मवाक्य है, एक हाथ में कुरान एक हाथ में टैबलेट, लैपटॉप। जी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार भी तमाम योजनाएं आगे बढ़ा रही है, चला रही है। आज की डेट में मुस्लिम एजुकेशन के मामले में हम लोग करीब 420 के आसपास हमारे मदरसे हैं। जी। मदरसे मीन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो माइनॉरिटी के मुस्लिम कम्युनिटीज द्वारा खुद चलाए जाते हैं। धार्मिक एजुकेशन नहीं, धार्मिक एजुकेशन तो है ही, उनमें धार्मिक एजुकेशन दी जाती है। धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ अब उसको हम मॉडर्न एजुकेशन की ओर ले जाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। 420 मदरसे ऐसे हैं जो हमारे स्टेट में जी रजिस्टर्ड हैं, जो हमारी गवर्नमेंट के हमारे मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड है, और 420 मदरसों में को मॉडर्न एजुकेशन देने का काम हम लोग कर रहे हैं। उनमें मॉडर्न एजुकेशन में उनकी धार्मिक एजुकेशन को छोड़ दीजिए, धार्मिक एजुकेशन का एक छोटा सा पार्ट है, धार्मिक एजुकेशन तो है उसमें। जी। मॉडर्न एजुकेशन में उनको इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और जो और सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट की पढ़ाई उनको करवा के, ताकि वो मेन स्ट्रीम में वो आ सकें। कि सिर्फ धार्मिक एजुकेशन लेके तो कुछ होना नहीं है, तो मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं इन मदरसों के माध्यम से। अब उनको पूरा उसके लिए फैसिलिटेट करना, हम सरकार ने उनके लिए तमाम योजना, जैसे एक हमारी योजना चलती है मदरसा आधुनिकीकरण योजना, पिछले फाइनेंशियल ईयर में सैंक्शन हुई थी। हमारी गवर्नमेंट ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कैबिनेट ने सैंक्शन किया है। अब उसमें 1 करोड़ रुपया एनुअल हम मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए, उनमें कंप्यूटर्स, लैपटॉप या वहाँ पर शौचालय बनवाना, ये सब कार्य हम उसके थ्रू करवा रहे हैं। और ये सुनिश्चित करवा रहे हैं कि हर मदरसे को एनसीईआरटी का सिलेबस वो फॉलो अप करें। जी जी। एनसीईआरटी का सिलेबस हर मदरसे को फॉलो अप करना कंपलसरी किया हुआ है हमने जी। ताकि उसमें पढ़ने वाला बच्चा खाली एक वही धार्मिक एजुकेशन लेके ही वो न करे, कि वो अपने मेन स्ट्रीम में आए। ये सरकार। जी, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि उत्तराखंड सरकार या देश की सरकार जो है इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या मदरसों की तरफ काम कर रही है। सर, इसी में मैं आना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि वहाँ मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, ताकि वो सिर्फ धार्मिक ज्ञान को ही ना महत्व देकर के, बल्कि आज के जो अपकमिंग क्षेत्र हैं उनकी तरफ भी अपना ध्यान बढ़ाएं। सर, ये क्यों इसकी ज़रूरत महसूस की गई है अभी तक? क्योंकि जैसे आपने बताया कि अब इस पे ध्यान दिया जा रहा है, इसका मतलब पहले नहीं था। नहीं, पहले हाँ थोड़ा इसमें डिफरेंट है। पहले भी धार्मिक एजुकेशन क्या है ना, धार्मिक एजुकेशन हर जगह धार्मिक एजुकेशन तो दी जाती है मदरसों में, वो बेसिक एक तरह बेसिक एजुकेशन है वो। तो एक धार्मिक एजुकेशन उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए तो अब उनको कंप्यूटर एजुकेशन भी देनी जरूरी है, क्योंकि वो
है तो इक्वल उनको कंप्यूटर एजुकेशन भी दी जाए, उनको साइंस की एजुकेशन दी जाए, मैथ्स की एजुकेशन दी जाए, उनको टोटली मॉडर्न एजुकेशन देके उनको एक मेन स्ट्रीम में खड़ा करके करने का प्रयास सरकार करे, ताकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए जो आगे तैयार हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले टाइम में क्यों वो एक अपना वो कर सकें, यही एजुकेशन के साथ साथ। इसके अतिरिक्त जी अब माइनॉरिटीज़ के लिए हम लोगों के और भी तमाम स्कीमें गवर्नमेंट चलाती है, उनको हम कौशल विकास चलाते हैं। अब आज नई एक मुख्यमंत्री हुनर योजना, ये हमारी बड़ी अच्छी योजना हमारे प्रदेश में हम लोगों ने चलाई, हमारे गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री हुनर योजना है, जिस योजना से हम क्या कर रहे हैं कि बच्चों को या उन माइनॉरिटीज़ के लोगों को हुनर की ट्रेनिंग देके वो किस चीज़ में काम कर सकते हैं, वो ट्रेनिंग देने के बाद उनके तमाम NGOs के थ्रू हम वो देते हैं। फिलहाल हमने 2 मदरसों को भी इसमें वो किया है जी। ये पहली बार हुआ, पिछली बार हमने 2 मदरसों को कौशल विकास केंद्र के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया जी। एक सहसपुर में और एक देहरादून के टन्नर रोड पर 2 मदरसों में हमारी कौशल विकास की ट्रेनिंग चल रही है। उसमें हम मुस्लिम महिलाओं को टेलरिंग और कढ़ाई बिनाई जी, ब्यूटी पार्लर्स जी, और बॉयज़ को इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और आपका हेयर ड्रेसर, इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो ट्रेनिंग देने के बाद जैसे वो ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद वो जब ट्रेनिंग करके बाहर निकलते हैं, उनको फिर हम अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के थ्रू लोन देते हैं अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। आप लोन लीजिए, आप वो नहीं कर सकते तो हमसे लोन लीजिए और बहुत सस्ते दर पर उनको लोन दिया जाता है। उसमें 25% की सब्सिडी भी दी जाती है लोन पर। उनको लोन देने के बाद आप अपना रोजगार शुरू करिए, कि आप मेन मकसद है कि वो भटके नहीं जी, अपने मेन स्ट्रीम में रहे और अपना रोजगार करे। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कैसे एजुकेशन को रोजगार के साथ जोड़ा जा रहा है या स्किल के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि वो अपना भविष्य में कोई काम शुरू करे। और उसके लिए सरकार जो है उसको लोन भी दे रही है, सब्सिडी भी दे रही है, फैसिलिटी हर फैसिलिटी देने के लिए दे रही है, तो ताकि वो एक सर्वांगीण जो विकास जिसे हम कहते हैं पूरा विकास एक फैमिली का। अभी आपको वो बताएं, हमारा अभी लगभग 90 मदरसों को हमने चिन्हित किया हुआ है, जिन मदरसों को नेक्स्ट ईयर तक, मार्च तक हम कोशिश करेंगे उनको स्मार्ट क्लासेज से जोड़ दें। उनमें पूरी स्मार्ट क्लासेज बनाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारा प्रपोजल बहुत जल्द जाएगा और हमें उम्मीद है कि वो भी हमें मिल जाएगा। भारत सरकार की भी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो माइनॉरिटीज़ के क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा योजनाएं भारत सरकार चला रही है। प्रधानमंत्री जन सहभागिता योजना है। जी, प्रधानमंत्री जन सहभागिता योजना में हर साल हमारे स्टेट को 50 करोड़ से ऊपर की फंडिंग होती है, जिसमें हम कई चीज़ें उस पर करवाते हैं। हॉस्पिटलों का निर्माण करवा रहे हैं, कई जगह हॉस्पिटल हम बनवा रहे हैं। स्कूल्स की बिल्डिंग जहाँ पे नहीं है वहाँ पे बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं। कई पॉलिटेक्निक्स की बिल्डिंग हम बना रहे हैं और कई और भी स्कूलों के छोटे छोटे क्लासरूम जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वहाँ पे क्लासरूम बना रहे हैं। हमारे 15 ब्लॉक ऐसे हैं पूरे प्रदेश में जी, जो माइनॉरिटी के लिए, ये MSDP प्रोग्राम, पुराना नाम था MSDP, अब उसका नाम हो गया प्रधानमंत्री जन सहभागिता योजना। 15 ब्लॉक हमारे चिन्हित हैं, जिसमें हमारा हरिद्वार का खानपुर छोड़कर पूरा हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट आता है जी। देहरादून का विकासनगर ब्लॉक है, उधम सिंह नगर पूरा है और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का हल्द्वानी नगर क्षेत्र। इन एरियाज में हम प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंतर्गत बड़ी स्कूल्स की बिल्डिंग जहाँ पे अवेलेबल है हम प्रपोजल भेजते हैं, भारत सरकार उनको सैंक्शन कर रही है। अभी लेटेस्ट भारत सरकार ने डाक पत्थर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कंस्ट्रक्शन के लिए हमें करीब 13 करोड़ रुपए की सैंक्शन भारत सरकार से अभी हमें मिली है। इसी तरह उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में डिग्री कॉलेज में कॉमर्स ब्लॉक बनाने के लिए भी हमें 5-6 करोड़ रुपए की सैंक्शन उसके लिए मिली है। और इस तरह छोटे मोटे करके 50 करोड़ की करीब सैंक्शन हमें अभी लेटेस्ट हुई है। पिछले सालों में भी हमने कई पॉलिटेक्निक बनवाए, कई हॉस्टल बनवाए, बारात घर, माइनॉरिटी क्षेत्रों में बारात घर बनवाए। तो ये MSDP के तहत जो प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत तो भारत सरकार की तरफ से अलग काम चल रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अलग काम चल रहा है, मतलब मेन स्ट्रीम में ला के उसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। जी, जैसा आपने बताया कि इस तरह की योजनाएं जन सहभागिता या चाहे वो राज्य सरकार की हो, ये योजना आपस में एक समन्वय बनाकर जरूर चल रही होंगी, ताकि वो चारों तरफ से हर एक के लिए बेनिफिट हो, ना कि सिर्फ उसी क्षेत्र में। उसी क्षेत्र, अब क्षेत्र है, अब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जैसे विकासनगर है, वहाँ की पॉपुलेशन 15% से अब माइनॉरिटी है वहाँ पे। हाँ जी।
ऐसे ही और भी क्षेत्र हैं। तो उन माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के साथ साथ, क्योंकि उसका बेनिफिट सिर्फ माइनॉरिटी को ही नहीं जी, होता है, बिल्कुल, क्योंकि वही, अब हॉस्पिटल बनेगा तो खाली माइनॉरिटी का ही आदमी उसमें नहीं जाएगा, उसमें तो आम आदमी भी जाएगा हॉस्पिटल जी, बिल्डिंग में अपना बिल्कुल। ट्रीटमेंट। अच्छा, जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जब उसके लिए हॉस्पिटल बिल्डिंग का निर्माण के लिए गवर्नमेंट वो भारत सरकार पैसा देती है, तो उसके साथ इक्विपमेंट का भी पैसा देती है वो जी। तो उस पर ये स्कूल की बिल्डिंग बनाएंगे तो स्कूल के बिल्डिंग की फर्नीचर का भी हमें पैसा मिलता है। जी। कोई भी चीज़ है, पॉलिटेक्निक या हमें कहीं आईटीआई की बिल्डिंग हम बना रहे हैं तो आईटीआई के लिए पूरे इंस्ट्रूमेंट भी भारत सरकार उसके लिए भी फंडिंग करती है। जी। इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट को हर साल 50 करोड़ 100 करोड़, पिछले साल तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 70 करोड़ से अब मिला था, इस बार 50 करोड़ करीब हमें सैंक्शन हो गया है। आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है कि अभी 50 करोड़ के करीब और हमें सैंक्शन भारत सरकार से मिलेगी। ये सब माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए, जी जी, एक मेन स्ट्रीम बनाने के लिए, उसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार अपना काम कर रही है। जी। जैसे आपने बताया कि कैसे सोशल वेलफेयर के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार किस तरीके से काम कर रही है। सर, इन पे मैं आना चाहूँगा कि क्या इनमें चैलेंजेस रहते हैं, क्या चुनौतियाँ रहती हैं इन योजनाओं को लागू करने में? क्योंकि एक पेपर में आप योजना बना देना और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, चुनौतियाँ तो हर चीज़ में होती हैं। चुनौती कोई ऐसा नहीं कि चुनौती तो हर चीज़ में है। हाँ जी। अब आप चुनौती की बात लीजिए ना, कहीं कुछ चुनौतियाँ हर जगह होती हैं। चुनौतियों से लड़ने के लिए एक फिर पूरे टीम है। चुनौती के लिए अकेले डायरेक्टर ही सब कुछ नहीं है, तो उसके लिए पूरी हमारी एक टीम है, नीचे से लेके पूरा सेटअप है। हर जगह प्रयास किया जाता है, कहीं जैसी ज़रूरत होती है यथा जहाँ पर समझाने की ज़रूरत होती है वहाँ समझाया जाता है, जहाँ पर जिस तरह की ज़रूरत होती है उस तरह का प्रयास करके योजनाएं धरातल पर उतारने का पूरा कोशिश किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसी में जैसे मतलब किस तरह के आप अपने अनुभव के आधार पर आपको क्या लगता है कि कैसा रिस्पांस रहता है लोगों का? या नहीं, अच्छा, उत्तराखंड में माइनॉरिटीज का रिस्पांस बहुत अच्छा है सरकारी योजनाओं की तरफ। नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया है जी। स्टेट गवर्नमेंट की योजनाओं की तरफ सबका रिस्पांस अच्छा है, क्योंकि जब डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट तो हर किसी को चाहिए हर ना, किसी के लिए होगा, तो डेवलपमेंट के लिए कोई मना नहीं करता है। कहीं हम अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना एक हमारे सरकार की योजना है, थोड़ा बहुत होता है, कंट्रोवर्सी हो सकती है कि साहब इस गली में पहले बन गया, इस गली में बाद में बना, ये सब चीज़ें आती हैं। चैलेंज कुछ नहीं है, उनको समझाया जाता है कि साहब चलिए इस बार इस गली में बन रहा है, अगली बार आपकी गली में बन जाएगी रोड। तो ये सब योजनाएं चलती हैं। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना एक राज्य सरकार चलाती है, जिससे हम माइनॉरिटीज की जो मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, इनकी कम्युनिटी जो इनकी बस्तियां हैं, उन बस्तियों में नालियां बनाना, सड़कें बनाना, खड़ंजे बनाना, शौचालय बनाना, ये उससे करते हैं। वो भी हमारी योजना है। हर साल इसमें करीब 5 करोड़ रुपये राज्य सरकार खर्च करती है जी। और इसी तरह एक अल्पसंख्यक बाहुल्य योजना, दूसरी हमारी एक योजना चलती है अल्पसंख्यक क्षेत्र विकास योजना, उसमें भी हम लोग इसी तरह 3 करोड़ समथिंग एनुअल उसमें भी खर्च करते हैं। तो उससे मुस्लिम क्षेत्रों में या जो माइनॉरिटीज में ईसाई कम्युनिटीज की जो बस्तियां हैं उनमें हम डेवलपमेंट के काम करते हैं। ये एक गैप फिलिंग टाइप का, कहीं छूट गया तो एक गैप फिलिंग के लिए 2-3 योजनाएं राज्य सरकार अलग से चलाती है, जिसका हम उससे उनके काम करवाते हैं। वो काम लगातार चल रहे हैं और उसका अच्छा रिस्पांस मिलता है। अब आज हमारे हर जगह पेयजल, अभी हमने भारत सरकार की इसी प्रधानमंत्री जन सहभागिता योजना से लगभग कई मुस्लिम ये हमारी माइनॉरिटीज की जो बस्तियां हैं उन बस्तियों को में पेयजल लाइनें उपलब्ध करवाए हैं। हरिद्वार में हमने पेयजल टैंक बनवाए हैं बड़े बड़े और ट्यूबवेल्स लगवाए हैं। इन योजनाओं से माइनॉरिटी क्षेत्र हर घर जल योजना उनके हर घर घर तक टैप पहुंचाने का प्रयास किया हमारी इन योजनाओं से जी। और उससे काफ़ी लाभ भी हुआ है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उसका स्टेट गवर्नमेंट को मिला है जी। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि एक एजुकेशन के साथ साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी काम किया जा रहा है ताकि एक समग्र विकास हो, देश के विकास में भागीदारी बने। सर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानना चाहूँगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह का सरकार का रवैया है? नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अब स्वास्थ्य के लिए यही अपना जहाँ माइनॉरिटी क्षेत्रों में स्पेशली हम लोगों का ये ज़्यादा फोकस स्वास्थ्य पे ही है। हमारा क्या भारत सरकार का भी स्वास्थ्य इस समय बेसिक स्वास्थ्य पर फोकस है।
तो स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल्स जहाँ पर ज़रूरत है, डिस्पेंसरीज की ज़रूरत है, कहीं पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो रिकमेंडेशन हमारे पास आती है, हेल्थ डिपार्टमेंट हमें रिकमेंड करता है कि साहब हमारा यहाँ पर माइनॉरिटी का एरिया है और यहाँ पर हम डिस्पेंसरी हमारी बनी नहीं है, डिस्पेंसरी बनाना चाहते हैं, बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, इसके लिए इक्विपमेंट चाहते हैं, तो हम लोग उन प्रपोजल्स को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाते हैं और उन पर हमें सैंक्शन मिल जाती है। हम इस पर बना रहे हैं, कई हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कई हॉस्पिटल्स और कई डिस्पेंसरीज बनाई हैं और आने वाले टाइम में भी जो प्रपोजल हमारे पास आ रहे हैं उनको कर रहे हैं हम। जी, जैसे आपने बताया कि ये योजना इतनी सारी हमारे राज्य सरकार है या देश की सरकार, केंद्र सरकार चला रही है विकास के लिए, तो सर किस तरह के इसके बाद समस्याओं का आप लोगों को सामना करना पड़ता है, या खासतौर के अल्पसंख्यकों की ओर से कि उन्हें लगता है कि इन क्षेत्रों में भी काम होना चाहिए, क्या सुधार एक जिसे हम कह सकते हैं दिखता है? नहीं, ऐसी समस्याएं तो कुछ नहीं है। डेवलपमेंट के मामले में कोई भी आदमी समस्या वो नहीं क्रिएट करता, कुछ कमियां हो सकती हैं। हाँ जी, वही कमियां पे बात करें, सुधार की आवश्यकता। सुधार की अब है ना, एक तो मेन चीज़ सब एजुकेशन अच्छी मिलेगी तो सब अपने आप सुधार हो जाएगा। इसीलिए हमारा फोकस जो है, उनको एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन दे देंगे तो वो अपने आप डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे, उनको मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे। बेसिकली उनको एजुकेशन आपको ठीक मिलनी है। आप किसी मर्जी उस पर पढ़ाया जा रहा है, मदरसे में पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें उसको पूरी एजुकेशन मिलेगी तो पूरा डेवलपमेंट की बात जो है ये, तो उसको आप एक खाली धार्मिक ही एजुकेशन देंगे, चाहे वो हम ही हैं जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरी कम्युनिटी में किसी बच्चे को पूरी धार्मिक एजुकेशन दे दी जाएगी तो वो क्या जानेगा, उसका क्षेत्र सीमित हो जाएगा, खाली वो कर क्या पाएगा। ऐसे ही मदरसे में जो एजुकेशन दी जाएगी ये खाली उनको धार्मिक शिक्षा ही दी जाएगी, कुरान पढ़ने की शिक्षा दी जाएगी या उनके अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की शिक्षा दी जाएगी, वो कुछ नहीं कर पाएगा। धार्मिक शिक्षा क्योंकि कुरान या फिर जो अन्य उनके ग्रंथ हैं वो फारसी में या फिर अरबी में होते हैं, तो उसका वो हर लैंग्वेज से कट जाएगा, हर भाषा से कट जाएगा, हर चीज़ से कट जाएगा। इसलिए उनको एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो अप कराना हमारी जिम्मेदारी है, उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अच्छा एक नागरिक बनवाना। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखंड पूरा हर माइनॉरिटी के, हर मुस्लिम बच्चे को एक अच्छे नागरिक के रूप में और एक शिक्षित नागरिक के रूप में खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। जी, जैसे आपने बताया कि एक समग्र विकास की तरफ, चहुमुखी विकास जिसे हम कहते हैं, चारों तरफ ध्यान है हमारी योजनाओं का या सरकार का पूरा विशेषतः ध्यान है। सर इस पे मैं और आगे आना चाहूँगा कि फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं, या आगे आने वाले भविष्य में किस तरह की योजनाओं को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या किस तरह के विकास को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या किस तरह की भागीदारी आपको लगती है कि अब अल्पसंख्यकों की होने वाली है देश के विकास में? नहीं, देश के विकास में अल्पसंख्यकों की बहुत बड़ी भागीदारी है और रहेगी। ऐसा नहीं, अल्पसंख्यक अपनी तरफ से कहीं देश के विकास में बाधक नहीं है, वो देश के विकास में हमेशा सहभागी हैं और उनका महत्वपूर्ण योगदान तो है ही, वो कर रहे हैं जो कर सकते हैं आज, पर उनके उस योगदान को जहाँ थोड़ा कम होगा उसको हमने बढ़ाने का, अप करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास हमारी गवर्नमेंट का, हर गवर्नमेंट का होना चाहिए, अपने नागरिकों को अप करना। भाई वो करें तो देश के विकास में क्या है और अधिक योगदान दे सकते हैं, जो अभी वो दे रहे हैं वो दे ही रहे हैं, उसके अधिक देने का प्रयास वो करें, ये हम लोग प्रयास करते हैं। हाँ जी सर, जैसे केंद्र सरकार की एक दो योजनाएं मुझे ध्यान में आ रही हैं। बालिकाओं की एक फ्री कोचिंग की एक योजना है जिसमें कि वो सिविल सर्विसेज के लिए हाँ जी, तो थोड़ा सा सर उस पर प्रकाश डालिए, क्या है वो योजना? नहीं, एक जो मेधावी बालिका छात्र, हाँ मेधावी वाला, हाँ जी, इसमें क्या है कि जो बच्चे हमारे माइनॉरिटीज की, जनरली क्या होता है माइनॉरिटीज के उसमें के देखा गया है, बच्चियां जो लड़कियां ड्रॉप आउट बहुत जल्दी करती हैं, स्कूल जाने की एक उनका कुछ ऐसा हो जाता है कि ड्रॉप आउट करते हैं, तो उसके लिए एक योजना है। इसमें जो बच्चे जैसे हाई स्कूल पास कर लेंगे उनको हम 15,000 से 75,000 तक का उनके परसेंट वाइज, तो उनको एक प्रोत्साहन की राशि दी जाती है ताकि वो ड्रॉप आउट न करें। तो बालिकाओं के लिए ये योजना चलाई जाती है, मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना है। अब जैसे ड्रॉप आउट हाई स्कूल में 60% मार्क्स होंगे तो उसको हम 15,000 रुपया देंगे, और ये 75% मार्क्स होंगे तो 25,000 रुपया देंगे, या उससे 80% मार्क्स होंगे तो उससे अबव देंगे। एक इस योजना के तहत हम बच्चियों का ड्रॉप आउट रोकने का प्रयास करते हैं।
जैसा आपने बताया कि बालिकाओं का जो एक ड्रॉप आउट एक मुख्य समस्या के तौर पर जी, उभरता जी, है बालिकाओं के जी, क्षेत्र जी, में, अल्पसंख्यकों में, हाँ। कि एक ड्रॉप आउट की समस्या है उनमें। सर ऐसे ही जैसे आपने स्किल डेवलपमेंट की बात करी थी कि स्किल, अगर आप किसी को स्किलफुल बना देंगे तो अब वो अपने आप रोजगार खुद ढूंढ लेगा, उसको फिर आपको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो सर इस पे कैसे आप काम कर रहे हैं, आपका विभाग कैसे काम कर रहा है, या केंद्र सरकार का विभाग? नहीं, स्किल डेवलपमेंट में आपको हमने बताया ना, मुख्यमंत्री हुनर योजना हम चलाते हैं जो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है। मुख्यमंत्री हुनर योजना ये हमारा अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के माध्यम से हम लोग चलाते हैं जी। इसमें हम स्टेट में एक पूरे उसमें एनजीओज के थ्रू या फिर जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन हैं उनके थ्रू हमें एजुकेशन देते हैं। उनको स्किल डेवलपमेंट में आप उस पर कुछ ट्रेनिंग्स देते हैं जो वो किस चीज़ में काम करने चाहते हैं, कहीं उसका इंटरेस्ट भी हो, या इंटरेस्ट हो। हाँ जी। जैसे महिलाएं हैं, ज़्यादातर सिलाई कढ़ाई ब्यूटी पार्लर का काम जी, या इस तरह के कामों में उनका इंटरेस्ट रहता है, बारीक काम जिसे हम हाँ, कहते हैं। तो कढ़ाई बुनाई का हो गया, फिर अभी जैसे क्राफ्टमैनशिप हो गया, क्राफ्ट का कुछ इस तरह के ट्रेनिंग से वो एनजीओ के थ्रू हम करवाते हैं जी। पर उनका ये भी सुनिश्चित करवाते हैं कि जो वहाँ पे ट्रेनिंग लें, जैसे वहाँ पे 25 महिलाओं ने ट्रेनिंग ली तो हम ये सुनिश्चित करवाते हैं कि उन 25 महिलाओं में से 75% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर आए जी। और यदि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर आप नहीं लाएंगे या उनको 25 उस पर 75% को उनको रोजगार देना ही देना है, उनको रोजगार उपलब्ध कराना ही कराना है। और ऐसे ही हम जेंट्स के लिए बच्चों जो बालक हैं या पुरुष हैं उनके लिए करते हैं। अब वो जिसमें उनका इंटरेस्ट है, किसी का इलेक्ट्रिशियन में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी का प्लम्बर के काम में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी का हेयर ड्रेसिंग के काम में इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट के आधार पर वो हम उन सेंटरों को चिन्हित करके वहाँ पर उनको ट्रेनिंग देते हैं। और एक नॉमिनल जितने दिनों ट्रेनिंग लेते हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो उनका एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, ट्रेनिंग पीरियड में एक स्टाइफंड के रूप में भी उनको हम कुछ पैसा देते हैं ताकि उनका एक वो बना रहे, उससे कि इंटरेस्ट बना रहे कि वो ट्रेनिंग कराएं। तो ट्रेनिंग के दौरान भी उनको एक स्टाइफंड के रूप में 2000 या 4000 जो भी एक समथिंग निश्चित धनराशि से वो उनको स्टूडेंट को भी दी जाती है ताकि वो और इंटरेस्ट से उसको सीखें और तुरंत उसके बाद वो ट्रेनिंग ले लेते हैं। यदि उनको सेल्फ अपना खुद का रोजगार करना होता है तो हमारे अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम उनको लोन फैसिलिटी देता है और उनको लोन दिया जाता है। बैंकों के थ्रू एक बड़ा उनको कोई काम करना है जी, उनके लिए टर्म लोन की व्यवस्था हमारे पास है, टर्म लोन भी देते हैं। फिर उनको बैंकों के माध्यम से भी हम लोन करवाते हैं, उनको बड़े रोजगार करने हैं, किसी को 5 लाख से ऊपर का लोन लेना है जी, तो उनकी वो देख के फिर हम बैंकों से हम कांटेक्ट करते हैं, हमारे अधिकारी उनके साथ कोऑपरेट करते हैं और बैंकों के थ्रू उनसे लोन दिलवाते हैं और उनको रोजगार अवेलेबल कराने का काम करते हैं। जी सर, बहुत अच्छा आपने बताया। सर अंत में आपको कोई सुझाव या आपका कोई मैसेज इन योजनाओं से रिलेटेड दर्शकों के लिए? नहीं, मेरा एक ही है कि भाई शिक्षा जो मेन चीज़ है ना, बच्चा कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का भी बच्चा है, उसको सबसे पहले आप एजुकेशन दीजिए जी। एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो अपने आप देश का विकास भी होगा, समग्र उसका भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा। और क्या सुझाव हो सकता है जी? जैसे आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, योजनाओं के बारे में एक डिटेल में बताया कि कैसे एक आम जन सहभागिता बहुत ज़रूरी है अल्पसंख्यकों की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे एजुकेशन एम्पावरमेंट की बात करें, शिक्षा पे विशेष ध्यान हमारी सरकारों का रहा है ताकि एक शिक्षा का पैटर्न, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में एक नया बदलाव देखा जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी जा रही हैं कि ताकि मतलब कहने का मतलब ये है कि आप सबका साथ जो सबका विकास वाली एक शब्दावली है उसको असल कथन से लेकर बिल्कुल धरातल पर लाया जाए। बिल्कुल जी, उसके लिए पूरा प्रयास सरकार का, हमारा प्रयास, हम तो सरकार का प्रयास है, मैं तो सरकार का एक अधिकारी हूँ। जो मुझे भी सरकार की तरफ से जो डायरेक्शन होता है, जो कहा जाता है, उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में और हमारा डेवलपमेंट हो, हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग शिक्षित हों, सुरक्षित हों, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। तो दर्शकों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपसे कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।